आप कहाँ थे 2021 में जब टेंडर हुआ? आप कहाँ थे उसके पहले जब वो पर्यावरण का लोक सुनवाई हो रहा था? क्यों नहीं आपके लोग आए? जो कांग्रेस हो हल्ला मचा रही है, जो ये एक मुद्दा उठा दिया है, कांग्रेस का हमेशा से यही काम रहा है कि जो असंदर्भहीन बात करना, अतार्किक बात करना और बेकार के मुद्दों को उठाना। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी साहब स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम सिंगरौली की बात डिजिटल सिंगरौली के साथ में। आज हम सिंगरौली के एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे जन जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप को आवंटित धरौली कोयला परियोजना की। यह परियोजना 6 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई और आदिवासी समुदाय के संभावित विस्थापन को लेकर इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है। यह सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय और राजनीति का भी मुद्दा है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्षेत्र की जन समस्याओं को प्रखुरता से उठाने वाले वरिष्ठ समाजसेवी एवं जन चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री सुरेश गिरी जी। आज हम उनसे सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहेंगे और उन सभी सवालों के जवाब चाहेंगे जो सिंगरौली की जनता के मन में है। श्री गिरीश जी, डिजिटल सिंगरौली के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने तरफ से और अपने संगठन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप हमारी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं और हमें इस बात में काफ़ी गर्व हो रहा है कि लोग इसको बहुत सराह रहे हैं और हमारी विश्वसनीयता बढ़ रही है आपके मंच के माध्यम से। गिरी जी, सिंगरौली के धरौली में कोयला परियोजना को लेकर 6 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई और आदिवासी विस्थापन का मुद्दा गरमाया हुआ है। क्या आप पहले इस परियोजना की वर्तमान स्थिति और पर्यावरण प्रभाव आंकलन के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं? जी, ये परियोजना एक माइक्रो लेवल की परियोजना है और 620 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा। 620 मिलियन टन में भी 558 भी निकालने लायक कोयले का बताया गया है और 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष के हिसाब से कोयला निकाला जाना है। यह परियोजना 2021 से शुरू होती है। 2021 में टेंडर हुआ। 2022 में लोक जन सुनवाई के माध्यम से 4 मई 2022 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया अडानी के द्वारा और उसमें सभी प्रतिष्ठित मीडिया हाउस, सभी जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और उस कंपनी के प्रतिनिधि लोग भी मौजूद रहे, जिसमें कि उसका बाकायदे पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है और दूसरे दिन लगभग 30 से 40 जो प्रिंट मीडिया है उसमें उसको प्रकाशन भी किया गया है। तो ये एक तथ्य है, एक प्रमाणिक है कि कंपनी को जिस रूल से चलना चाहिए, जो नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए, कंपनी वो नॉर्म्स फॉलो करती हुई हमको दिख रही है। और 2021 में टेंडर हुआ। 2022 में पर्यावरण की लोक सुनवाई हुई उस गांव वालों के साथ में और वहाँ के जितने जनप्रतिनिधि लोग थे और उसके बाद में वन विभाग फॉरेस्ट का भी उनको अप्रूवल मिलता है और उसके बाद का जो अगला चरण होता है कि धीरे धीरे वहाँ से पेड़ों को हटा करके उस परियोजना को चालू किया जाएगा। तो एक माइक्रो परियोजना है। मैं माइक्रो पे इसलिए विशेष जोर देना चाह रहा हूँ क्योंकि बगल में ही हमारी एक बहुत बड़े प्रतिष्ठान है जो कि 140 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से निकाल रही है और एनटीपीसी बगल में इतने बड़े बड़े प्लांट हैं जो कि 9000 मेगावाट कैपेसिटी से स्टेब्लिश है 3 जगह पे, शक्ति नगर में, रिहंद नगर में और बिंद नगर में। तो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वहाँ एक छोटा सा 5 मिलियन टन का जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसको हम माइक्रो लेवल पे ही रखते हैं और ये माइक्रो लेवल के स्तर का ही प्रोजेक्ट है जो कि लाया जा रहा है। चूँकि वर्तमान में बिजली की मांग बहुत बढ़ रही है और हमको कोयला चाहिए, तो जहाँ भी संभावित जगह पे कोयले की खानें हैं उनका आवंटन सरकार कर रही है। कोयला खनन देश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, लेकिन 6 लाख पेड़ों की कटाई का पर्यावरणीय नुकसान बहुत बड़ा है। आपकी जानकारी के अनुसार सरकार एवं प्रशासन इस परियोजना में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर रहेगी? देखिए, हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है उनका अभी 2 बहुत बड़ा उद्देश्य है, बड़े बड़े उद्देश्य हैं। एक है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत भी हम किस तरह से बढ़ रहे हैं, स्वदेशी अपना करके, और दूसरा है विकसित भारत संकल्प
जो कि 2047 तक हमको पूरा करना है। तो उसमें हमको तीव्र गति से विकास करना पड़ेगा। उस विकास के साथ हमको चलने के लिए जो भी संभावित परियोजनाएं हैं वो लाई जा रही हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार हमेशा से, जब कांग्रेस शासन काल था उस समय में उन्होंने जितने भी परियोजनाएं लाई देश के विकास के लिए, हमारी सरकार ने उसका खुल करके समर्थन किया। जैसे आप देख लिए, रिहंद बांध बंधा, रिहंद बांध 50 किलोमीटर के दायरे में पूरा पानी है, तो वहाँ कितने पेड़ नष्ट हुए होंगे, कितने घर उजाड़े गए होंगे, कितनी बस्तियां उजड़ी होंगी, लेकिन हमारी सरकार ने वहाँ समर्थन किया और देश के विकास के लिए उसे आवश्यक माना कि यहाँ जितने प्लांट आ रहे हैं उसके लिए जल कहाँ से मिलेगा, पानी की उपलब्धता हो, इसलिए डैम का हमने समर्थन किया। एनटीपीसी आया, एनटीपीसी शक्तिनगर आया, एनटीपीसी बिंदनगर आया, एनटीपीसी रिहंद नगर आया, हमारी सरकार ने खुले दिल से समर्थन किया कि हाँ भाई हमको हमारे देश को बिजली मिलेगी, बिजली की आवश्यकता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट आने चाहिए। हमने कभी विरोध नहीं किया। इतना बड़ा एनसीएल का प्रोजेक्ट आया, 140 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी से भी कोयला निकल रहा है, 10-12 खदानें हैं, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा उसका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि विकास के लिए कोयला निकालना जरूरी है। तो हम कांग्रेस की तरह नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, सोचने वाली बात है कि एक 5 मिलियन टन का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और उसमें कांग्रेस इतना हो हल्ला मचा रही है और कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिख रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब जीतू पटवारी यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि ये परियोजना बंद होनी चाहिए, और जब भोपाल में गए तो बोले कि किसानों को 10 घंटे से ज़्यादा 15 घंटे बिजली मिलना चाहिए। तो भाई जब कोई परियोजना नहीं चलेगी, कोई नया प्लांट नहीं आएगा, जितनी एग्जिस्टिंग बिजली मिल रही है उससे आगे अगर किसानों को बिजली देना है या आम जनता को ही बिजली देना है, तो जब बिजली के प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तो बिजली हम कहाँ से दे पाएंगे। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र एकदम खुला हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात है कि जब परियोजना पूरे नीतिगत तरीके से जितने नियम फॉलो करने चाहिए उसके नियम से फॉलो करके अब इस लेवल में पहुंच गई है कि प्रोजेक्ट स्वीकृत है, अब वहाँ माइंस चालू होनी है। ऑलरेडी माइंस शेड्यूल टाइम से थोड़ा डिले है, तो अब शेड्यूल टाइम पे माइंस चालू हो, उस समय आकर के विरोध कर रहे हैं। आप कहाँ थे 2021 में जब टेंडर हुआ? आप कहाँ थे उसके पहले जब वो पर्यावरण का लोक सुनवाई हो रहा था? क्यों नहीं आपके लोग आए? वहाँ सारी चीज़ें हो गई। और मैं तो अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 20, 25, 30 बड़े बड़े मीडिया हाउस ने प्रिंट निकाला हुआ है, इसमें हमको तो उल्टा रिपोर्ट मिल रही है। गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई आप 3 गांव क्यों ले रहे हैं, आप पूरे गांव लीजिए, हम लोगों का भी विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए। तो ये जो कांग्रेस हो हल्ला मचा रही है, जो ये एक मुद्दा उठा दिया है, कांग्रेस का हमेशा से यही काम रहा है कि जो असंदर्भहीन बात करना, अतार्किक बात करना और बेकार के मुद्दों को उठाना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये परियोजना अपने शेड्यूल टाइम से चले और हमारे देश को अपेक्षित बिजली मिले और देश के विकास का क्रम आगे बढ़े। इस बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए सरकार की वनीकरण योजना क्या है? क्या यह योजना सुनिश्चित किया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए आवंटित भूमि पर्याप्त है और पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त है? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी जो अडानी का प्रोजेक्ट आया है, इसके पहले सुलेरी का प्रोजेक्ट है, उसके पहले महान कोल का अमिलिया प्रोजेक्ट आया था। तो सारे प्रोजेक्ट में मॉड्यूलिटी तो यही थी, यहाँ सरकार के पास ज़मीन नहीं है तो एक पेड़ कटेंगे। फॉरेस्ट का ये नियम है कि अगर फॉरेस्ट के आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे उसके बदले में। तो महान कोल को भी वहीं सागर में ही दिया गया था। अभी जो जहाँ पे अडानी को दिया गया है ज़मीन, ये पहले ज़मीन महान कोल को दी गई थी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट नो गो जोन में चला गया, तो इसलिए वो ज़मीन खाली पड़ी थी तो सरकार ने वहाँ उपलब्ध करा दिया। लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में एक और अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 पेड़ तो वहाँ लगाए ही जाएंगे, जितना यहाँ जंगल कटेगा उसका 10 गुना तो वहाँ डेवलप किया ही जाएगा। लेकिन अडानी ने यहाँ इस जो प्रेस विज्ञप्ति है छपी हुई है, देश के प्रतिष्ठित हमारे अखबार ने छापा हुआ, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि सिर्फ कोयला खनन ही नहीं करेंगे बल्कि वनस्पतियों को भी सजाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस जंगल में जितनी भी वनस्पति हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ हैं, पैरेलली उनकी जितनी कॉलोनी बनेगी, जितने पार्क रहेंगे और जितनी भी एरिया रहेंगी, पैरेलली यहाँ भी डेवलप करेंगे पर्यावरण के लिए। वहाँ तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ भी डेवलप करेंगे। एक नई पहल है इनकी कि यहाँ भी कंपनसेट किया जाए। बाकी जो सरकार की प्रक्रिया होती है, ज़मीन जहाँ उपलब्ध कराई जाती है वहाँ पे जाके लगाया जाता है। तो इसमें तो हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है कि हाँ ये कोई गलत हो रहा है। भाई अब तो एक और अच्छी बात हो रही है कि वहाँ लगेगा, यहाँ भी पैरेलल उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो थोड़ा बहुत पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता ही है, उसको आदमी दूसरे तरीके से उसको कंपनसेट करता है। और ये जो आपका अडानी प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? लंगाडोल में है, सराय के पास में है, आपके यहाँ तो हेडक्वार्टर के पास में नहीं है, वो एक अलग नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसका इतना इफेक्ट सब जगह नहीं पड़ेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब कोई परियोजना लगती है, जब कोई परियोजना लगेगी, जब कोई प्लांट आता है, जब कोई माइंस आती है, तो पर्यावरण में थोड़ा प्रभाव पड़ता ही है और पड़ेगा ही। ये शुरू से चला आ रहा है। अब उसको हम लोग भिन्न भिन्न तरीकों से कंपनसेट करते हैं। सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा अभी हाल ही में मीडिया में आए बयान के अनुसार सिंगरौली में कोयला परियोजनाओं में हो रहे जंगलों की कटाई की क्षतिपूर्ति प्रदेश के अन्य सुदूर जिलों में किया जा रहा है। सिंगरौली कलेक्टर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या अन्य जिलों में किए जा रहे वृक्षारोपण से सिंगरौली के पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परियोजना 2021 से चालू हुई है। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब तो अभी 1-2 महीने पहले आए हैं, बहुत खुले विचार से हैं और सारी चीज़ में पहल कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी एक चीज़ में उनका कंसंट्रेशन है। उनके अंडर में जितने भी विभाग हैं, एक तरह से वो जिले के प्रशासनिक मुखिया हैं, तो उनके अंडर में जितने भी विभाग आ रहे हैं, सारे विभाग में दौरा कर रहे हैं और सारे विभाग में सुधार ला रहे हैं। तो उनके संज्ञान में जब ये बात लाई गई, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई ये यहाँ पे ज़िले में आप माइंस खुल रही है और आप सागर में दूसरे ज़िले में ले जा कर के पर्यावरण लगा रहे हैं, तो उन्होंने जो एक प्रचलित बात होती है उस बात में उन्होंने कहा कि भाई चूंकि ये परियोजना पहले से आई हुई है और इसका उन्होंने पूरे नाम्स को फॉलो किया हुआ है, तो जो विधिक रूप से प्रोसीजर तय कर दिया गया है उसको मैं रोल बैक तो नहीं कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि जब ये परियोजना चालू होगी, आप उनके वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसमें उन्होंने क्लियरली स्पष्ट कहा है कि जब ये परियोजना चालू होगी तो उस समय में पर्यावरण के जितने भी नाम्स होंगे उस कंपनी से मैं उसको पूरा कराऊंगा। इसके अलावा भी मैं आपको और उदाहरण बता सकता हूं। अभी उन्होंने NCL के 2 परियोजनाओं को नोटिस जारी किया है और 48 घंटे में जवाब देने के लिए बोला है, क्योंकि उनका पानी जो जा रहा था वो नाले में गिर रहा था, तो उसका उनको जवाब देना है। उसके अलावा उन्होंने ट्रकों के वॉशिंग के लिए प्लांट लगवाना शुरू कर दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो खुले विचारों से जो बीज सम्मत जैसे काम होना है उसको वैसे ले जा रहे हैं। ना तो पूर्वाग्रह से ग्रसित किसी को परेशान कर रहे हैं, ना ही वो कोई आउट ऑफ वे जा करके किसी की मदद कर रहे हैं। उनके रूल के अनुसार जो जो चीज़ें होनी है उसको वैसा कर रहे हैं। बाकी रह गई पर्यावरण की बात कि इस ज़िले में हो रहा है तो उस ज़िले में जा रहा है, उसका मैं इसके पहले आपको विधिवत जवाब दे चुका हूँ कि ये सरकार की पॉलिसी है। अभी थोड़ा इसमें इम्प्रूव ये हुआ है कि दूसरे जगह पे डेवलप किए जाएंगे फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ भी पैरेलली किया जाएगा। जो जो महत्वपूर्ण इसमें पेड़ है उनको पैरेलली लगाया जाएगा। और प्लांटेशन तो ग्लोबल स्तर पे चल रहा है, आप देख रहे होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। सारे लोगों में जागरूकता आ गई है कि हमको यहाँ पे अगर पोल्यूशन कम करना है तो हमको पेड़ लगाना है। अब लोग जन्मदिन पे क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं। जिनके शादी का सालगिरह होता है उस दिन वो क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं। मैं अपने दर्शकों को आज बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे यशस्वी सांसद जी का जन्मदिन है, तो हम भी उनके जन्मदिन के अवसर पे 10 पेड़ लगाएंगे। और उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनका ये संदेश है कि आज हमारे जन्मदिन पे आप गरीबों को फल बांटिए, मिष्ठान बांटिए और जितना भी पेड़ लगा सकते हैं पेड़ लगाइए।